गया है। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी मैम? एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अप्रोच क्या होगी आपको बाजार को लेकर? सो इन शॉर्ट टर्म आई थिंक मार्केट ऐसा नहीं सोच रही थी कि ये रेपो रेट हाइक आएगा, एंड सो दैट्स व्हाई बोथ बॉन्ड मार्केट एज वेल एज इक्विटी मार्केट्स विल हैव अ स्लाइटली नेगेटिव रिएक्शन फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। मिहिर जी, लेकिन हमेशा साथ ही रिकवरी की कोशिश दिख रही है इस समय मार्केट में। आप देखिए, क्योंकि मार्केट ने जो पॉजिटिव कमेंट्री थी, जो अभी हमारे राठी साहब से भी बात हो रही थी, उसको फोकस किया है कि इसके बाद रेट हाइक नहीं होंगे। दूसरी और मार्केट के लिए जो एक अहम खबर है वो ये है कि दो जो अनसर्टेनिटी के इवेंट्स हैं वो निकल गए हैं, क्योंकि पहले साल में 8 बार पॉलिसी रिव्यू होता था, अब ये सिर्फ 6 बार होगा हर 2 महीने के अंतराल पे। तो 2 पॉलिसी आपकी वैसे ही कम हो गई, तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव चीज है। और साथ ही ये जो आरबीआई ने कहा है कि इससे सिक्योरली डिफ्लेशनरी ट्रेंड शुरू होगा, यानी यहां से आगे इन्फ्लेशन डेफिनेटली नीचे आएगा, तो ये मार्केट के लिए फिर एक अच्छा ट्रिगर साबित हो सकता है। हमेशा देखिए, उनके जो स्टेटमेंट है विच इज नॉट हॉकिश, बट एट द सेम टाइम उन्होंने कहा है वेरी क्लियरली, आरबीआई एज सच डज नॉट प्रोजेक्ट इन्फ्लेशन, दे वॉच इन्फ्लेशन. सो इन केस दे पैन आउट एज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, then of course there is no further hike, which is what a consolation he has given to the markets at the moment. But since market, I believe, was not tuned for this 25 bips hike, there will be a small correction which will continue. And as what the statements for future are not as hawkish, it will be a short-term blip. इस बीच निफ्टी हरे निशान में लगभग 4 अंक ऊपर 6140 के स्तर पे लगभग 14 अंक ऊपर सेंसेक्स और मिड कैप इंडेक्स तो पहले ही हरे निशान में आ चुका था। आइए देखते हैं निफ्टी के गेनर्स एग्जैक्टली अप्रोच क्या ली इस पॉलिसी के बाद बाजार ने। अब देखिए, अगर आप गेनर साइड पे जरा एक बार स्टॉक्स पे फोकस करें जिन शुरू में तेजी आ रही है अचानक इस आरबीआई के निर्णय के बाद, देखिए शॉर्ट टर्म रिएक्शन आना था, आई थिंक वो आया, लेकिन आप देखिए रेनबैक्सी आई थिंक छोड़ते हैं रेनबैक्सी को, लेकिन डीएलएफ का रिस्पॉन्स अच्छा है, टाटा स्टील का रिस्पांस अच्छा है, जयप्रकाश सेल्स का रिस्पांस अच्छा है। और आगे चलते हैं गेनर्स की साइड पे कौन कौन से काउंटर्स खड़े हैं, टाटा मोटर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, मारुति सुजुकी, रिलायंस। आई थिंक इस बात को देख के अगर आप देखें थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है कि हाँ, रेट सेंसिटिव थोड़ा सा पुल बैक ले रहे हैं। अदिति, मैं एक प्रश्न का जवाब चाहूंगा आपसे, वो ये है कि एग्जैक्टली आई थिंक जब Q3 के रिजल्ट्स आना शुरू हुए थे, हम थोड़ा बहुत चिंतित इस चीज को लेकर थे कि यार एसेट्स क्वालिटी को लेकर क्या होगा, क्योंकि जब पहला नतीजा आया था जब प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से, तो वहां पे 15 से 20 बेसिस पॉइंट का इजाफा था एनपीएस की दर में। एक बड़ा रिस्क हो गया था कि अब सरकारी बैंक क्या करेंगे। एग्जैक्टली आज का ये 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा, और ये जब वाकई ट्रांसलेट होगा आपकी ईएमआईज में, और या फिर जो क्रेडिट ऑफटेक है आगे चलकर, एसेट्स क्वालिटी पर क्या फर्क देखती हैं आप यहां से बैंकिंग सेक्टर के? देखिए, थोड़ा बहुत तो एसेट क्वालिटी पे इम्पैक्ट होगा। वी आर एक्सपेक्टिंग अ स्लाइट वर्सनिंग ऑफ एनपीए लेवल्स एट द एंड ऑफ मार्च ऑफ दिस ईयर। ब्रॉडली अगर आप जो पहले डिस्कशन कर रहे थे ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पॉलिसी रेट, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि आज के पॉलिसी में पॉज होगा और उसके आगे एक एक्सटेंडेड पॉज होगा काफ़ी अगली 4-5 पॉलिसीज़ में, क्वार्टरली और मिड क्वार्टर जो अब चेंज होके बाई मंथली हो गई हैं। तो मेरे हिसाब से जो हम इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें इतनी जल्दी गिरावट नहीं आएगी उस 8% के जैन 2015 के टारगेट की तरफ, कि शायद बहुत जल्दी हम एक पॉलिसी साइकिल में ईजिंग एक्सपेक्ट कर सकें। मेरे ख्याल से अभी भी इस हाइक के बाद एक एक्सटेंडेड पॉज ही बेस केस सिनेरियो बना रहेगा, और जो ईजिंग साइकिल है वो अभी हमको बहुत जल्दी शुरू होता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। चलिए मिसेस नेयर, आप हमारे साथ बने रही हैं, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से मिस्टर नेयर हमारे साथ जुड़े थे। सर, आपका शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। भूपेंद्र नेयर साहब का। सुमित, अच्छी खासी रिकवरी मार्केट में, और इसने पॉजिटिव जो कमेंट थी आरबीआई की पॉलिसी में उसे देखा है,
जिसकी बदौलत ये शानदार रिकवरी मार्केट में देखने को मिली। शानदार रिकवरी, करीब करीब 1% की रिकवरी आ चुकी है सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर, और इस पूरी रिकवरी को जो लेड कर रहे हैं उसके अंदर रियल्टी और बैंकिंग स्पेस का मेजर कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। रियल्टी की बात करें तो डीएलएफ, जेपी एसोसिएट्स, शार्प रिकवरी इन दोनों में ही आते हुए दिखाई पड़ी है। करीब करीब 5% की रिकवरी जेपी एसोसिएट्स में दिन के निचले स्तरों से आई है। डीएलएफ भी करीब 3.5% के आसपास रिकवरी दिखा चुका है। बैंकिंग स्पेस में 1.5% की रिकवरी आई है। और अगर इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करी जाए तो इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक करीब करीब 1.5 से 2% की रिकवरी डे लो से यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी है। उसके अलावा मेटल इंडेक्स की तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन आ रहा है, करीब 1.25% के आसपास की रिकवरी मेटल इंडेक्स में भी आई है, जिसमें टाटा स्टील की तरफ से कुछ एक रिकवरी शामिल है। उसके अलावा सेल और कुछ और मेटल स्पेस के काउंटर जो है जहां से भी पार्टिसिपेशन आता दिखाई पड़ रहा है। न केवल मार्केट्स में बल्कि अगर आप रुपए में भी नजर डालें तो एक रिकवरी आई है। कहीं रुपया करीब 63-11 के लेवल तक पहुंच गया था, वहां से एक शार्प रिकवरी दिखाई है, वापस 62 के रेंज में अब रुपया पहुंच चुका है। और यहां पर भी दिन के उच्चतम स्तरों पर रुपया फिलहाल कामकाज कर रहा है। यानी कि जिस तरह के बयान आए हैं उसके बाद मार्केट में रिकवरी है ही, रुपए के अंदर भी एक शार्प रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल सुमित, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने कि निचले स्तरों से एक शानदार रिकवरी दिखाई है। दूसरा, क्या मार्केट ये मान रहा है कि कहीं ना कहीं जो आरबीआई का रेट इंस्टेंस था बढ़ाने का, वो इस साल के लिए कम से कम ओवर होता हुआ दिख रहा है? विवेक, पहले तो निफ्टी के जो 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सबसे ज्यादा जो रिकवरी आई है वो आई है जेपी एसोसिएट्स में। हालांकि गिरावट भी उतनी ही तेज देखने को मिली थी, अब करीब 5.5% के आसपास की रिकवरी दिन के निचले स्तरों से इसमें आ चुकी है। उसके अलावा रियल एस्टेट स्पेस की दूसरी कंपनी जो है डीएलएफ, यहां पर भी एक अच्छा पार्टिसिपेशन करीब आया 4% के आसपास का। उसके बाद सारे बैंकिंग, चाहे वो इंडसइंड बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, इस सभी बैंकों में भी करीब करीब 2% से ज्यादा की रिकवरी निचले स्तरों से आते दिखाई पड़ी है। जो पॉजिटिव बयान आ रहे हैं खासतौर से इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को लेकर या फिर जिस तरह की ट्रेंड देखने को मिला है, वो काफी हद तक थमने की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसके बाद कुछ रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज अभी बैंकिंग स्टॉक्स में या रेट सेंसिटिव से बिल्कुल मत कूदिएगा। विवेक, आई थिंक इस रिकवरी के पीछे एक मोटा कारण ये भी हो सकता है कि बाजार में 3-4 दिन से काफी शॉर्टिंग हुई थी। आप बैंक निफ्टी की शॉर्टिंग को देखिए, आप फ्रंटलाइन बैंकिंग की शॉर्टिंग को देखिए, आप मिड कैप बैंकिंग की शॉर्टिंग को देखिए, आप ऑटो की शॉर्टिंग को देखिए। तो आई थिंक जब ट्रेडर्स को अचानक ये लगा कि हाँ 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो गया है, जब वो ये सोच रहे थे कि स्टेटस को रहेगा, तो आई थिंक वो शॉर्ट जो है अपने कवर कर रहे हैं। तो एक कारण ये भी हो सकता है, तो शायद इसको वक्त लगेगा सही मायने में इसे पुल बैक का एक दर्जा देने के लिए। आई थिंक ये शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, तो ज्यादा कन्विंस होने की जरूरत नहीं है। चलिए, श्री आर.के. बंसल हमारे से जुड़े हैं बातचीत करने के लिए, ईडी आईडीबीआई बैंक के। बंसल साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आई थिंक हमने जो बातचीत की सर बीते 5-7 दिन में जितने बैंकर्स से, उनकी प्रतिक्रिया और उनकी सोच यही थी कि शायद इस बार आरबीआई कुछ ना करे। आई थिंक जिस तरीके से इन्फ्लेशन की दर थे डब्ल्यूपीआई सीपीआई, शायद आरबीआई बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट ना करे। ये 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा आपके अनुसार कैसा रहा, और एग्जैक्टली क्या अप्रोच रहेगी बैंक्स की टुवर्ड्स ईएमआई, टुवर्ड्स आई थिंक इसको फाइनली डिलीवर करने को लेकर? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि लगभग सभी बैंकों को ये लग रहा था, काफी मार्केट प्लेयर्स को भी यही लग रहा था कि शायद इस बार आरबीआई इंक्रीज ना करे। लेकिन थोड़ा इंडिकेशन इस बात से आ रहा था कि जो मिस्टर उर्जित पटेल की रिकमेंडेशंस थी उनको ध्यान में रखते हुए ऐसा भी लग रहा था कि शायद आरबीआई सीपीआई की तरफ अगर मूव करना शुरू कर देगा तो फिर इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ाना पड़ेगा। बट ये बात सही है कि आई थिंक दिस कुड बी द लास्ट इंक्रीज। तो उस चीज़ के बाद हमें लगता है कि शायद थोड़ा पॉज आएगा। जहाँ तक बैंकों की बात है, तो बैंकों की जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने का अगर सवाल है तो वो उनकी कॉस्ट ऑफ फंड पे डिपेंड करता है। तो मुझे इमीडिएटली लगता नहीं कि इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए शायद बैंक इतनी जल्दी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करें। लेकिन फिर भी हर एक बैंक का अपना डिसीजन है कॉस्ट ऑफ फंड पे, तो हर एक बैंक अपना एक कॉल लेगा, बट चांसेस थोड़े मुझे कम लगते हैं। जी बंसल साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आप कह रहे हैं कि ये शायद इस साल का आखिरी इंक्रीज है, क्या लगता है कि आरबीआई ने जितने भी ग्लोबल फैक्टर्स हैं, घरेलू फैक्टर्स हैं, इन्फ्लेशन की जितनी भी फिगर है 9%, 10% तक की, इन सबको डिस्काउंट करते हुए जो पूरा निष्कर्ष निकालना था इस साल के लिए निकाल लिया है? इसीलिए कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा बेहतर होता हुआ अब आने वाले समय में दिख सकता है। वो उनकी स्टेटमेंट से लग रहा है, गवर्नर साहब ने भी बोला है। लेकिन देखिए, ये एक डायनामिक सिचुएशन होती है, तो कोई ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि आज की डेट में आरबीआई ने सारे फैक्टर्स को अकाउंट में ले लिया है और कल ऐसा नहीं होगा। अगर वापस इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाए या वापस कोई वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो आरबीआई हो सकता है इंक्रीज वापस भी कर दे। लेकिन आज की सिचुएशन को देखते हुए फेयर एस्टिमेट ये है कि शायद इसके बाद इंक्रीज नहीं होगा। जी जी
अमीषा, आप हमारे साथ बनी हुई हैं। अमीषा, अब आपकी रणनीति मार्केट्स पर इस समय क्या होगी? बिकॉज एटलीस्ट जो कमेंट्री है, अच्छी चीज ये है राजन साहब के साथ कि वो पॉलिसी में जो भी स्टेटमेंट देते हैं बड़ा क्लियर कट देते हैं। इस बार भी उन्होंने वही किया है, रादर देन ट्राइंग टू प्ले स्पेक्युलेटिव कि अगर ऐसा होगा तो हम वैसा करेंगे। उन्होंने साफ बोल दिया है कि जरूरत फिलहाल नियर फ्यूचर में अब लगती नहीं है ज्यादा रेट हाइक की, और ये जो रेट हाइक है ये उल्टा डायरेक्शन देगा इन्फ्लेशन को नीचे की तरफ। तो मार्केट के लिए यहां से आगे आपको क्या लगता है, रुख क्या रहने वाला है, खासकर जो बाकी ग्लोबल सेंटिमेंट इस समय प्रिवेल कर रहा है उसमें? So there are a couple of uncertainties as in terms of FOMC meet also. The tapering extent जैसे पता चलेगा over next 2 days, I think that also will be important for us. And as we move forward, ये global event और political outcome are the only two things which are going to really matter for some more time. As RBI has given a clear cut जैसे आप बता रहे हैं view कि they will watch the situation for a while before taking any further राइज। सो मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी टिल इलेक्शन पर्टिकुलरली थोड़ा रेंज बाउंड रहना चाहिए। 5,950 6,000 से लेकर 6,400 टाइप की रेंज में मार्केट रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। जी, इस बीच कुछ स्टैटिस्टिक्स में आपके साथ शेयर कर लूं। अभी जहां हम ट्रेड कर रहे हैं 6125 निफ्टी इज एक्जैक्टली ट्रेडिंग एट 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे कारोबार कर रहा है। विवेक, इससे पहले अगर आप देखें, आई थिंक जब हम टेक्निकल्स के बारे में चर्चा करते हैं 3 एवरेजेस को काफी रिस्पेक्ट दी जाती है, 50, 100 देन 200। हमने 50 को कल के सेशन में वॉल्यूट किया था, 100 के नीचे हम कारोबार कर रहे हैं। आई थिंक अगर हम सेटल होते हैं आज इसके नीचे, दैट मींस 200 जो कि 6,000 का आपका लेवल है, उसके जो चांसेस है काफी बन जाएंगे। अमीषा जी, मैं आपसे बात ये जानना चाहूंगा कि एग्जैक्टली रेट सेंसिटिव, अभी तक हमने बैंकों की बात की, लेकिन रेट सेंसिटिव में हमने काफी रिट्रेसमेंट देखा हायर लेवल से। आई मीन, मैं पिछले 4 सेशन की सिर्फ ऑटो की अगर मैं पैमाइश कर लूं तो अप्रोक्सीमेटली 600 पॉइंट का स्लाइड तो हमने बीएसई बैंक इंडेक्स में देखा है। पूरे ऑटो स्पेस और रियल स्टेट स्पेस को लेकर आपकी अप्रोच क्या होगी, क्योंकि हायर लेवल्स में इसमें काफी अच्छा खासा रिट्रेसमेंट है पिछले कुछ दिनों में। रियल एस्टेट में पर्टिकुलरली हम लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के सिवा कुछ खास अभी देख नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है जब तक इनकम ग्रोथ इंडिया में न हो और बेसिक डिमांड में इंक्रीज न हो, इंटरेस्ट रेट न घटे, तो ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं बनता है कि उनका बिजनेस बढ़ जाएगा। बट एज व्हाट यू से दे आर रेट सेंसिटिव, सो उनमें थोड़ा चहल पहल से होती रहेगा। पर्टिकुलरली इन ऑटो सिलेक्ट स्टॉक्स, क्योंकि अदरवाइज देखा जाए तो सीवी साइकिल इज पैसेंजर व्हीकल इज इन ह्यूज पेन, तो वो सब स्टेगनेंसी में है। बट सिलेक्ट स्टॉक्स जैसे कि हीरो मोटर्स, जहां पर स्कूटर की फैसिलिटी में एडिशन हो गया है, दे आर डूइंग सम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर डूइंग ओके, एक्सेप्ट फॉर सम लास्ट 2 days डेवलपमेंट अबाउट देयर सीईओ, Tata Motors global business is doing very well. So select opportunities we are looking at it, but not as a sector that we are recommending कि अभी interest rate में pause हो गया तो यहाँ से sector को overweight कर दो. That's not our approach. Still in the market, we think that the economic realities will continue to be a little challenging, and because of which we remain very focused on stock specific approach. जी, हमारे साथ अदिति नहर भी बनी हुई है और साथ ही आर के बंसल हमारे साथ आईडीबीआई से बने हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे मिस्टर बंसल, आपने खुद कहा कि जो बैंक से वो खुद अपना कॉल लेंगे, लेकिन एट आईडीबीआई आपको इस समय जरूरत महसूस होती है दरें बढ़ाने की, या फिर इस समय जो स्थिति है, डिमांड जिस तरह की बनी हुई है, और हमने बीच में देखा दिसंबर में इनफैक्ट कुछ इंसेंटिव स्कीम्स भी आई थी हाउसिंग लोन्स पे, खास तौर से छोटी अवधि के लिए, इस तरह की कुछ और स्कीम्स आ सकती है? देखिए, हम लोग भी अपनी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं कल, तो उसके बाद एक कॉल लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आज की डेट में अगर हम ओवरऑल डिमांड को देखें तो ना तो जैसा कि रिटेल में हम देख रहे हैं कोई बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, हाउसिंग लोन साइड में या ऑटो लोन सेगमेंट में थोड़ा ग्रोथ है, लेकिन कॉर्पोरेट साइड में तो डिमांड काफ़ी कम है, जिसमें कि आईडीबीआई का मेजर शेयर रहता है। तो उस चीज़ को देखते हुए और साथ ही इस चीज़ को देखते हुए कि इंटरेस्ट रेट जो है बैंक्स ऑलरेडी अपनी कॉस्ट ऑफ फंड के हिसाब से फिक्स करते हैं, और शायद जो लैफ या इस रेट में चेंज करने से कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे इम्पैक्ट नहीं आता, तो बैंक्स में अभी इस माहौल को देखते हुए मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। बट फिर भी हर एक बैंक एज आई सेड कि आईडीबीआई विल आल्सो डिसाइड टुमारो, विल लेट यू नो टुमारो।
जी बिल्कुल। और इस समय देखें तो मार्केट की स्थिति जो कि त्यों बनी हुई है और जो रिकवरी आई है वो सस्टेन हो रही है कहीं हद तक। वीरेंद्र, अगर देखें तो एक्सपायरी भी है परसों, और उससे पहले कुछ F&O स्टैटिस्टिक्स आप हमें बताएं कि किस तरह की कॉल पुट रेशियो या कुछ F&O में कहां डेटा में परिवर्तन हो रहा है। आई थिंक देखिए अभी तो लॉन्ग अनवाइंडिंग है निफ्टी में। अगर आप देखिए 5,23,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट पे घटे। मैं बहुत दर्शकों को जरा बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ट्रेडर्स की अप्रोच क्या है। निफ्टी में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी, 5,23,000 शेयर घटे हैं, तो जो लॉन्ग सौदे हैं विवेक वो घटे हैं सुबह सुबह। लेकिन एग्जैक्टली ऑप्शंस की अप्रोच क्या है ये देख लेते हैं, क्योंकि देखिए हम 6100 के आसपास हैं विवेक, और अगर आप पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं 61 से, तो एग्जैक्टली 6100 की 2 स्ट्राइक नीचे, 6100 के 2 स्ट्राइक के ऊपर जो कामकाज हो रहा है उसको हमें देखना पड़ेगा। अब आप देखिए विवेक, 6100 की कॉल में अप्रोक्सीमेटली 12 लाख शेयर जुड़े हैं, 26 रुपये प्रीमियम कम हुआ है। और वहीं अगर आप 6100 की पुट को देखें तो यहाँ 3,44,000 शेयर जुड़े हैं और प्रीमियम बढ़ा है। दैट मीन्स यहां से ट्रेडर कोई बहुत सिग्निफिकेंट, कोई बहुत स्मार्ट पुल बैक एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आई थिंक वो ये मानते हैं कि जो प्राइस परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी की रही, देखिए विवेक, बैंक निफ्टी पहले ही 10,000 आई थिंक 750 का क्रूशियल लेवल बीच कर चुका है, तो यहां से निफ्टी ज्यादा नीचे खिसकेगा इसके चांसेस काफी लग रहे हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पुट बाइंग हुई है। आप ये देखिए आज एक्सपायरी से 3 दिन पहले का दिन है, बट स्टिल 12 लाख शेयर का एडिशन हुआ है पुट में लॉन्ग साइड पे, और कॉल राइटिंग काफी हुई है। 12 लाख से जुड़े हैं कॉल में इसी स्ट्राइक पे जहां हम कारोबार कर रहे हैं। दैट मीन्स ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो स्विंग होगा वो यहां से नीचे की तरफ का होगा। विवेक बिल्कुल। और अदिति मैडम से पूछते हैं, मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो एक आज की पॉलिसी है इसमें कहीं ना कहीं हमने देखा है कि एक ग्लोबल फैक्टर आरबीआई ने इंक्लूड कर लिए हैं, साथ ही घरेलू फैक्टर भी इंक्लूड कर लिए हैं, और अब 2 महीने बाद पॉलिसी आया करेगी, तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जो रेट में बढ़त होती है, कटौती होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये भी अब 2 महीने बाद ही रहेगी, या आरबीआई बीच बीच में भी कोई फैसले सुना सकता है। देखिए बीच बीच में तो तभी आरबीआई कुछ स्टेप लेना चाहेगा अगर कोई बहुत ही मेजर डेवलपमेंट्स होंगी, या तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में या एक्सटर्नल इकोनॉमी में। आई थिंक 6 टाइम्स a ईयर काफ़ी एक फेयर पॉलिसी इंटरवल है। अभी 8 टाइम्स a ईयर से सिर्फ 2 ही पॉलिसीज उन्होंने घटाई हैं, तो मेरे ख्याल से ऑफ पॉलिसी डिसीजंस तो बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही लिए जाएंगे। जैसे पिछली बार आरबीआई ने क्लियरली अपने पॉलिसी में एनाउंसिएट किया था कि अगर इन्फ्लेशन का जो एक्सपेक्टेड फॉल है वो नहीं आता तो हम ऑफ पॉलिसी डेट्स पे भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। हमारे पास इन्फ्लेशन डेटा काफ़ी आई थिंक 2 हफ्ते से आया हुआ है, लेकिन फिर भी आरबीआई ने वेट करके अपने पॉलिसी शेड्यूल डेट पे ही आज रेपो रेट में हाइक की है। तो आई थिंक बहुत ही एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस ही होंगी जो आरबीआई को ऑफ पॉलिसी डेट्स पे प्रॉम्प्ट करेंगी एक रेट डिसीजन लेने को। हमेशा जी एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा एग्जैक्टली, थोड़ा सा अगर हम अपने आप को रेशनलाइज करके बात करें, देखिए वाकई ब्याज दरें बढ़ रही हैं, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है, ये वास्तविकता है। अब यहां से जब निफ्टी ऑलमोस्ट आप देखें अपने ऑल टाइम हाई से 350 अंक नीचे कारोबार कर रहा है, 250 अंक नीचे कारोबार कर रहा है, एग्जैक्टली अप्रोच क्या होनी चाहिए? आप रेट सेंसिटिव्स को चेस करना चाहेंगे या फिर आप डिफेंसिव्स को चेस करना चाहेंगे? आई मीन डिफेंसिव जब मैं बोलता हूं तो फार्मा पहले ही चल चुका है, लेकिन चलने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वहां पे आया है। एफएमसीजी बहुत स्ट्रांग मूव देने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, तो एग्जैक्टली आप रेट सेंसिटिव्स को चेस करना चाहेंगे या डिफेंसिव्स को चेस करना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता अभी भी हम लोग रेट सेंसिटिव में ओवरवेट जाएंगे, बिकॉज रेट सेंसिटिव में अपार्ट फ्रॉम the rate pause which may happen as per today's statement, which also is under watch, I would say that's what the statement's implication is. But I think the other realities will continue to be extremely challenging for next 2 to 3 quarters till the time a very stable government, if we get, and the decision making process revives. So we would still remain overweight on sectors like IT particularly, which I'm not putting into defensive because I think it is still delivering good growth, free cash flow, and that sector will continue to have a good presence in overall portfolio. And stocks will continue to do well. Selectively outside of IT and pharma, as what you were mentioning, we are looking at stocks as what I mentioned, a few select stocks in auto. Within banks also at the moment we are continuing our slightly cautious stance and continuing to prefer banks like HDFC Bank rather than very cheap and
quite under correction PSU stocks. We have not yet taken a very aggressive stance on PSU stocks, but मुझे लगता है यहाँ से ट्रेडिंग बेट में PSU stocks थोड़ा अपसाइड डेफिनेटली दे देंगे, but on a sustainable basis हमको लगता है अभी थोड़ा दूर है. So this is how we are still slightly cautious in our portfolio building. While we think that market may not have a major downside, the upside will take little. जी, इस बीच चलिए 60 पॉइंट नीचे इस समय सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है और निफ्टी में भी अगर हम देखें करीब 21 पॉइंट नीचे 6114 का लेवल. लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जो इंट्राडे लो इन्होंने बनाया था दोनों इंडाइसिस ने, वहां से रिकवरी इन्होंने दिखाई है, एक मैच्योर रिएक्शन देने की कोशिश की है. खास बात यह है कि ब्रॉडर मार्केट में ये स्प्रेड हुआ है. मिड कैप को भी अगर आप देखें तो ये फ्लैट है इस समय और ये एक अच्छी स्थिति बनती है. आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है आगे चल के, क्योंकि उन्होंने खुद भी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ये जो रबी क्रॉप है और उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो जारी रहेगा. एंड सेकेंडली हमारे साथ सी रंगराजन साहब इस बीच जुड़े हैं, चलिए उनसे बात करते हैं. मिस्टर रंगराजन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. आफ्टरनून टू यू. एंड we did see a hike in the policy rate, but Mr. Raghuram Rajan has very clearly stated that in the near term he does not see immediate need for any further rate hikes, and this will securely put trend on the deflationary side. Your views on the policy today? Well, I think the policy reflects two things. One is commitment to price stability as a dominant objective of monetary policy. That is why they have taken action. Second, the focus retail inflation rather than on wholesale price inflation, because wholesale price inflation has come down to 6%, which is near the comfort level. The retail inflation still remains at around 10%, which is way above any acceptable level of inflation. Therefore, the primary focus has been on price stability, and as an indicator of prices, they are more retail prices rather than wholesale prices. Secondly, I think going ahead, the guidance clearly indicates that if retail inflation starts moving down along the trajectory they have indicated, there may not be any necessity to raise the policy rate. What they are looking at is the direction in which the prices will move rather than the level, because the level will continue to remain high, but they are saying that if the direction is in the downward direction, then they will not be raising the policy rate. रंगराजन सर, ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि एक बात तो ये भी है कि जब 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा होता है या फिर जब आप ब्याज दरों में वृद्धि करते हैं तो आपको ग्रोथ के फ्रंट को सैक्रिफाइस करना पड़ता है. जो द काइंड ऑफ आईआईपी फिगर्स राइट नाउ वी हैव, आपको लगता है इस स्थिति में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा एक सही डिसीजन है आरबीआई का? No, I think growth is not being sacrificed. I mean, growth and inflation are not opposing factors. Over the medium term, a regime of reasonable price stability is important for economic growth. In fact, if you look at the period 2005-6 to 2008, when the economy grew at a rate exceeding 9%, the inflation rate was much lower. Therefore, over the long run or over the medium term, I would say that price stability supports faster economic growth. Okay. So in the short period, there could be some conflict, but that has to be handled by a combination of fiscal policy and monetary policy. सर, लेकिन जब 2 महीने बाद जब एक बार फिर से पॉलिसी आएगी, फिर समीक्षा की जाएगी ब्याज दरों की लेकर, ये 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा क्या आप मानते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी ब्रिंग करेगा? और साथ ही साथ अगली बार के लिए आपका आउटलुक क्या है? क्या फिर 25 बेसिस पॉइंट की जरूरत होगी या नहीं होगी? एक अनुमान के मुताबिक सर, आपका एक मैं राय चाहता हूँ. What are you saying? Can you repeat? Exactly. What your expectation regarding next policy? I mean review. Is there possibility of further hike next time as well? I do not think so. I mean, I don't see the rates, the subsequent policy statements. That is, of course, based upon the fact that
the retail inflation will continue to be moving in a downward direction. But as of now, what I read from the report is that we perhaps have reached the end of the rate fix. Right. Right. Mr. Rangarajan, my last question to you is, one is, the street was expecting status quo, but Mr. Rajan has surprised. And second is, now the policy will be announced at the interval of 2 months, which means we are looking at 2 less policies per year and that much less speculation. Number one, were you personally surprised by the policy move or by Mr. Rajan's move? And second, what is your view on this policy coming out after every 2 months, which means 6 policies a year instead of 8? Well, I think my own view is we should not really be working towards policies